नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल मे 23 एग्जाम के लिए एक तो एससीएमपी और एक डीटी दोनों का एबीसी एनालिसिस शेयर करूंगा। दोनों की स्ट्रेटजी बताऊंगा, कुछ स्पेशल टिप्स भी बताऊंगा दोनों सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो आपको अगले आपके आने वाले अटेम्प्ट में फॉलो करनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी शेयर करूँगा, उसके रिगार्डिंग भी कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद जो वीडियो रहेगा आईडीटी, ऑडिट और लो, उन तीनों का एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो आईडीटी की है वो एक साथ आ जाएगी। पहले आज अपन बात कर लेते हैं एससीएमपी और डीटी की। तो सबसे पहले मैं आपको एससीएमपी की स्ट्रेटजी और एबीसी एनालिसिस बता देता हूँ मे 23 एग्जाम के लिए। एबीसी एनालिसिस में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में काफ़ी चेंज होता है। जैसे आईडीटी की इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंज है। एससीएमपी डीटी में भी है चेंजेस काफ़ी सारे, लेकिन आईडीटी तो बिल्कुल ही ऐसा मानना कि 50-60% बिल्कुल उसमें चेंज हुआ है। सबसे पहले आपको एससीएमपी में देखो क्या क्या करना है, मटेरियल क्या क्या फॉलो करना है। आपने मेरे कंसेप्ट नोट्स फॉलो कर रखे होंगे या आप स्टडी मेट कर रहे होंगे, इनमें से एक चीज़ करनी है, या तो कंसेप्ट नोट्स कर लो या स्टडी मेट कर लो। कंसेप्ट नोट्स करते हो तो जो कंसेप्ट नोट्स मेरे मई और नवंबर 22 वाले हैं, मई एंड नवंबर 22, वो सेम टू सेम आपके मई एंड नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल है। इनमें कोई चेंज नहीं है। एससीएमपी में कोई भी एडिशन नहीं हुआ, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुई, मॉड्यूल ही नहीं आया एससीएमपी का, तो एडिशन की तो बात ही दूर है। तो मई और नवंबर 22 और मई एंड नवंबर 23 के कंसेप्ट नोट्स सेम है, वो वाले करने आपको। 2021 वाले जो नोट्स थे वो नहीं करने आपको। 2022 वाले नोट्स या 2023 वाले नोट्स दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, वो आपको करने हैं। लगभग 160-170 पेज के हैं, इतना आप आराम से कर सकते हो। ज़्यादा कंटेंट ऐसा नहीं है कि भयंकर ज़्यादा कंटेंट है, तो वो आराम से किए जा सकते हैं। और वो नोट्स आपको लाइन टू लाइन करने हैं। ऐसा नहीं है उस नोट्स में आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि नोट्स लिमिटेड हैं। नोट्स में सारे के सारे कीवर्ड्स ही कवर्ड है। अगर आपको कुछ चीज़ें छोड़नी है तो फिर आप स्टडी मेट पढ़ना, स्टडी मेट में आप कीवर्ड्स मार्क करके पढ़ लेना। लेकिन नोट्स करोगे तो आपको पूरे के पूरे नोट्स करने पड़ेंगे, फुल नोट्स करने पड़ेंगे इसमें। ऐसा नहीं कि उसमें भी आपने कुछ कुछ वर्ड्स याद कर लिए, और पूरे के पूरे लाइन टू लाइन याद करने पड़ेंगे। समझ के याद कर लो या डायरेक्टली याद कर लो, वो आपकी मर्जी है। ये पूरे नोट्स याद करने पड़ेंगे और तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने नोट्स में से मान लो कोई क्वेश्चन आया सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, आपने एक लाइन भी मिस कर दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, नोट्स में से कोई भी लाइन मिस कर दी, उसका आपका मार्क्स कट जाएगा। तो नोट्स आपको पूरे याद करने, पहली बात। दूसरा, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, तो क्वेश्चन बैंक में अगर आपके पास 2022 वाला है, 2022 वाला, मई 22 नवंबर 22, मई एंड नवंबर 22, या 2023 मई 23 वाला है, या नवंबर 23 मई एंड नवंबर 23 वाला है, मई 23 या मई एंड नवंबर 23 वाला है, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल सेम है। कोई सीक्वेंस चेंज नहीं है, कोई क्वेश्चन नया नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन बैंक है। कोई सा भी है आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 2021 वाला क्वेश्चन बैंक है तो वो मत करना, वो काफ़ी पुराना हो चुका, काफ़ी कम क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि उसके बाद डाइजेस्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें आई थी। तो ये वाला क्वेश्चन बैंक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। 2022 वाला या 2023 वाला बिल्कुल सेम है, वो क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, 2021 वाला नहीं होना चाहिए। और लास्ट है रिवीजन वीडियोस। रिवीजन वीडियोस आपको जरूर देखने हैं। मेरे रिवीजन वीडियो सेम है, एससीएमपी में कोई चेंज नहीं है। अगर चेंज होते तो मैंने डाल देता, सेम टू सेम थे सारे के सारे, तो वो आपको सुनने हैं। रिवीजन वीडियो में आप चाहो तो जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला चैप्टर है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एंड इवैल्यूएशन, उसका मैंने पुराना रिवीजन डाल रखा है। लेकिन अगर आप चाहो तो उस परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर आपका 7 है, उसको चाहो तो आप रिवीजन मैराथन से कर सकते हो। रिवीजन मैराथन में मैंने उसको डिटेल में न्यू नोट्स से करवाया है, चाहो तो आप उसमें से उसको रेफर कर सकते हो। जो रिवीजन मैराथन मैंने डाल रखी है ना, मई 22 वाली और नवंबर 22 वाली, उसमें से किसी से भी कर लेना। मई 22 वाली रिवीजन मैराथन में तो मैंने स्टार्टिंग में वही चैप्टर करवाया था, स्टार्टिंग का 1-1.5 घंटा लगभग, तो वो आप उससे भी कर सकते हो रिवीजन। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब क्वेश्चन बैंक में भी ध्यान देना। अगर आप टेलीग्राम वगैरह पे देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक सर्कुलेट होते रहते हैं पीडीएफ में ऐसे क्वेश्चन बैंक सर्कुलेट होते रहते हैं जो 2021 वाले हैं। पहला पेज आपको मिलेगा नए वाले क्वेश्चन बैंक का, मतलब 2022 या 23 वाले का, और बाकी आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी पुरानी वाली। तो वो ध्यान से आप देख लेना। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे पेज नंबर कितने हैं हमारे, लगभग 730 पेज हैं। वो भी आप एक बार चेक कर लेना, उसको एक बार आप कंफर्म कर लेना अगर आपने कोई पीडीएफ सर्कुलेट हो रही थी और आपने उसको फॉलो किया है तो। या तो आपने वेबसाइट से लिया है क्वेश्चन बैंक, या आपने मार्केट से मान लो फोटो कॉपी करवाया है, तो पेज देख लेना, हाँ इतने पेज का क्वेश्चन बैंक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कितने पेज का क्वेश्चन बैंक है, लगभग 730 के आसपास एससीएमपी का क्वेश्चन बैंक है। तो किसी ने टेलीग्राम पे जो सर्कुलेट होती रहती है पीडीएफ, वो देखिए तो वो ध्यान दे देना। एससीएमपी में भी ध्यान दे देना, डीटी में भी। और सबसे ज़्यादा तो उसमें आईडीटी में दिक्कत है। आईडीटी में तो इतने सारे क्वेश्चन बैंक सर्कुलेट हो रहे हैं पुराने वाले, उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, तो ध्यान से देख लेना वो नया क्वेश्चन बैंक। मैं इस बार जब आईडीटी का कल वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं आपको एग्जैक्ट पेज नंबर बता दूंगा, इतने पेजेस है। कुछ क्वेश्चन दिखा भी दूंगा कि देखो ये अमेंडेड है, और अगर आपने टेलीग्राम पर कोई देखा है तो वो पुराना आपको दिख सकता है। फिर आप पूछोगे क्वेश्चन अमेंडेड नहीं है या ये नहीं है, तो टेलीग्राम वाला अगर आप रेफर करोगे तो उसमें ये चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं, वो आप आपकी रिस्क पे देख सकते हो, टेलीग्राम वाले जो सर्कुलेट होते रहते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं एससीएमपी का एबीसी एनालिसिस।
तो देखो SCMP का कोर्स अगर देखा जाए तो सबसे कम कोर्स है, DT IDT इनके मुकाबले कुछ भी कोर्स नहीं है इसका, लगभग 11 चैप्टर है, ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है। तो इसका कोशिश करना जितना ज़्यादा कोर्स हो सके उतना आप कवर कर पाओ, कोशिश करना सारा का सारा कोर्स कवर कर पाओ। एक आध चैप्टर आपसे छूटता है तो लास्ट प्रायोरिटी पे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रख सकते हो, वैसे उसका क्वेश्चन हमेशा आता है लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ता है। बाकी आप जितना ज़्यादा हो सके पूरा का पूरा कोर्स करने का ट्राई करना। अब मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ, इन चैप्टर में भी मैं कुछ एक एक टॉपिक ऐसा बताऊंगा जिनके मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा आने के चांसेस इस बार हैं, वो तो आपको अच्छे से करने हैं, बाकी चैप्टर पूरे के पूरे ही करने हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले देखो चैप्टर 3 ए कैटेगरी का है, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ये चैप्टर आपको पूरा करना है। इसमें से इस बार TPM जो है ना, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, TPM में OEE निकालने वाला केस वो भी आ सकता है, TPM की थ्योरी भी आ सकती है और एक सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है TPM इसमें, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में। वैसे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन TPM काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। पूरा चैप्टर करना, ऐसा नहीं कि खाली TPM कर लिया आपने, ऐसा मत कर देना। लास्ट 2 अटेम्प्ट से इसमें JIT आ रहा है लेकिन इस बार TPM के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आने के। बाकी कुछ भी आ सकता है इस चैप्टर से, 6 सिग्मा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 6 सिग्मा नहीं आएगा, BPR भी आ सकता है, लेकिन TPM सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये चैप्टर काफ़ी बार 40-40, 50-50 नंबर का आ चुका और ये चैप्टर भी आपको पूरा करना है, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस जो होते हैं, एक तो है टारगेट कॉस्टिंग और एक आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इनका थोड़ा ज़्यादा आने के चांसेस इस बार हैं। बाकी पूरा चैप्टर करना है आपको, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक छोड़ दिया, ऐसा कुछ मत कर देना। हो सकता है EMA आ जाए इसमें से, तो ये चैप्टर भी पूरा करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगला डिसीजन मेकिंग भी आपको पूरा ही देखना है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में भी मैं बता दूँ आपको, एक मेक और बाई डिसीजन और एक मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, इनमें से कुछ आने का चांस हो सकता है। बाकी पूरा चैप्टर देखना है, ये भी 10 to 20 मार्क्स का आएगा। डिसीजन मेकिंग ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, चैप्टर 3 या 4 में से हो सकता है कोई सा भी चैप्टर इस बार 40 नंबर का आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमेशा करता है एक चैप्टर 40 का देता है। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में बजटरी कंट्रोल दे दिया था, इस बार जो मैंने यहाँ चैप्टर लिखे ना स्टार्टिंग के 6 चैप्टर, इनमें से कोई ना कोई एक चैप्टर 40 नंबर का आएगा, कोई सा भी आ सकता है वो। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर तो वैसे भी आपको पूरा देखना पड़ता है क्योंकि इसमें एक दूसरे की इंटरलिंकिंग होती है। बाकी इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग का कैलकुलेशन, जो आप करते हो ना, मिनिमम मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग का कैलकुलेशन गोल कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, मिनिमम TP और मैक्सिमम TP जो आप निकालते हो, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर भी आपको पूरा ही देखना है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन में लास्ट टाइम बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आया था, जो आने के पूरे चांसेस थे, मैंने बोला भी था। इस बार परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हो सकता है जो फाइनेंशियल मेजर्स है ना, फाइनेंशियल मेजर्स, उनके काफ़ी ज़्यादा आने के चांस, ROI RI EVA जो है ना, उनके आने के ज़्यादा चांसेस है। और थियरी तो आ भी सकती है, इसमें थियरी भी आ सकती है। समझ सोचना कि थियरी नहीं आएगी, हो सकता है ट्रिपल बॉटम लाइन इस बार आ जाए। तो ये चैप्टर भी आपको पूरा देखना है। बैलेंस स्कोर कार्ड भी इसमें से आ सकता है। ये कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको पूरा चैप्टर ही देखना है। ऐसा मत सोचना कि मैंने 4 टॉपिक बताए, 4 देखने, पूरा देखना है। आगे आते हैं अपन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर को भी मैंने एक कैटेगरी में रखा है और इस चैप्टर में से जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी उसका क्वेश्चन आने के थोड़े चांसेस हैं। बाकी जो थ्रूपुट अकाउंटिंग है इस चैप्टर से कंटिन्यूस 2 बार आ रही है, लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था, उससे पहले भी आया था। इस बार COQ और एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनके थोड़े ज़्यादा चांसेस आने के हैं। बाकी आपको ये चैप्टर भी पूरा का पूरा कवर करना है, ऐसा नहीं कि खाली ये 2 टॉपिक देख लिए, पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है। ज़्यादा बड़े चैप्टर है नहीं, आपको पता है नोट्स कितने से हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हो। तो ये 6 जो कैटेगरी चैप्टर है ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने, किसी भी सीक्वेंस में आप कर सकते हो, चाहो तो किसी भी सीक्वेंस में इनको कर लेना। नोट्स अच्छे से याद करने सभी चैप्टर के। नोट्स के लिए आप रिवीजन वीडियो देख सकते हो, रिवीजन वीडियो बार बार सुन के आप नोट्स याद कर सकते हो। प्लस क्वेश्चन बैंक कर लेना, क्वेश्चन बैंक से भी आपको अगर सारे क्वेश्चन हो सकते तो अच्छी बात है, सारे नहीं होते आपसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। फिर भी किसी को क्वेश्चन करने में SCMP में दिक्कत आती है। देखो SCMP में क्वेश्चन ऐसा नहीं कि खाली फॉर्मूले से हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, फिर भी दिक्कत आती है। तो जो हमने एग्जाम डे वैलिडिटी वाला बैच निकाला है उसको आप देख सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने A to Z क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं। एक भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया हुआ, उसमें जो सारे चैप्टर है सब में मैंने क्लास में ही करवाए हैं पूरे क्वेश्चन। उसमें से अगर आपको क्वेश्चन करने में किसी को भी दिक्कत आ रही है तो उस बैच में से उस लिंक में जाके जो भी क्लास आपको देखनी है, जाए जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चन आप खोल के देख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। और किसी को थ्योरी याद करने में दिक्कत आ रही है इसमें SCMP में, तो एक मैंने मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक का वीडियो डाला है, MFT वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है मैंने, लास्ट ईयर डाला था मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक, वो वीडियो सुन लेना, उससे पता चल जाएगा कैसे याद करनी। फिर भी थ्योरी याद नहीं होती तो अगर आपके पास आपने क्लास ले रखी है या जो लास्ट डे वैलिडिटी वाला बैच अगर आपने लिया है तो उसमें मैंने थ्योरी याद करवाई है, बार बार रिवाइज करवा के, बार बार बोल के थ्योरी याद करवाइए, वो भी आप देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। इन चैप्टर का लगभग 90 मार्क्स का वेटेज रहता है और लगभग इतना ही रहेगा इस बार भी, 90 मार्क्स का वेटेज, 125 मार्क्स में से बता रहा हूँ मैं आपको, 90 मार्क्स तक का वेटेज रहेगा। अब आते हैं कैटेगरी बी चैप्टर से।
एक तो चैप्टर 9 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, छोड़ना मत, कर लेना आराम से, सिंपल सा चैप्टर है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, इसके अलावा एक एक्टिविटी बेस्ड बजट, ये है इस चैप्टर में। इनमें से ही कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसका 10 मार्क्स तक का, ये अभी आपको करना है। इसके अलावा चैप्टर 11 आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये तो गारंटी से हमेशा आता है, ये या तो 10 का आता है या 20 का आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लास्ट अटेम्प्ट में 20 का आया था, उससे पहले 10 का आया था, कभी कभी 20 का आता है, कभी 10 का आता है, कुछ फिक्स इसमें होता नहीं है। तो लास्ट अटेम्प्ट में जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया था, एक तो बिल्कुल मटेरियल वेरिएंस के आपको निकालने थे, मतलब बेसिक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपका रिकन्सिलेशन का था। तो काफ़ी टाइम से इसमें ABC और प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस नहीं आ रहे, जो फाइनल लेवल की चीज़ें हैं ना। अभी तो इंटर लेवल के क्वेश्चन आए थे लास्ट अटेम्प्ट में, तो जो फाइनल लेवल का है ABC और प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, इनके आने के ज़्यादा चांस होते हैं। पर ये करने के लिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिक आना चाहिए, तो वो बेसिक देख लेना। अब आप बोलोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन नहीं है, तो यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको किसी दूसरे चैनल पे मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पुराना रिवीजन वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे मेरे वाले, जो मैंने डाल रखे हैं दूसरे चैनल पे, वो आप देख लेना, वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सर्च करना। सेम है, कुछ चेंजेस नहीं होते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब से आया है, मतलब कितने भी सालों से ये कंसेप्ट चल रहा है, सेम ही चल रहा है, कभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना कभी होगा, ना कभी हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। फिर भी किसी को क्वेश्चन वगैरह करने में डाउट दिक्कत आती है, तो सीधा आप जो अगर आपने बैच ले रखा है और लास्ट डे वैलिडिटी वाला, उसमें से सीधे इसके क्वेश्चन देख सकते हो, या इसको पूरा कवर भी कर सकते हो। अगर आप वो बैच देखते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपने छोड़ रखा है, तो उसमें लगभग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 15 घंटे के लेक्चर है, 15-16 घंटे के, तो वो आप पूरे के पूरे सुन लेना, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बेसिक से समझाया, कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया आपको मैंने, बस आपको समझाया है, बस आपको अपने आप ही वेरिएंस निकलना आ जाएगा कि कैसे वेरिएंस निकाले जाते हैं। उसमें कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला रटने से इसमें काम चलता भी नहीं है, फॉर्मूला कितना रट लोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, क्योंकि वो कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो इसको बस समझना है आपको, समझ के आप आराम से इसमें मार्क्स ला सकते हो। इसके बाद अगला है प्राइसिंग डिसीजन, 5 नंबर का वेटेज होता है इसका। वैसे तो एक बार ये 50 नंबर का भी आया था, तो इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं होता कितना है, क्या है, क्या दे दे। तो प्राइसिंग डिसीजन भी कर लेना, छोटा सा चैप्टर है, 5 नंबर का, तो गारंटी से आएगा। इसके बाद चैप्टर 1 में पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, 2 टॉपिक कर लेना, इसमें और कुछ आने के चांसेस भी नहीं होते। एक तो वैल्यू चेन एनालिसिस और एक पोर्टर के 5 फोर्स हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वगैरह वगैरह, वो देख लेना। और एक वैल्यू चेन एनालिसिस में जो आपकी प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी सपोर्ट एक्टिविटी हैं, वो अच्छे से देख लेना चैप्टर 1 में। और बाकी चैप्टर 1 चाहो तो नहीं करो तो भी चलेगा। अब एक चैप्टर 10 बजटरी कंट्रोल, इस बार मैंने इसमें कैटेगरी सी हटाई दी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, कोई सा भी चैप्टर 40 नंबर का दे देता है, जैसे लास्ट टाइम बजटरी कंट्रोल दे दिया था, काफ़ी सारे लोग इसको छोड़ के चले गए थे। तो ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बजटरी कंट्रोल भी आप एक बार देख जाना, छोटा सा चैप्टर है। वैसे तो लास्ट अटेम्प्ट में सब चीज़ें इसमें इंस्टीट्यूट ने पूछ ली, मतलब जो फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, वही पूछ लिया, बियॉन्ड बजटिंग भी पूछ ली, और 1-2 चीज़ें जो थी इसमें बजटरी कंट्रोल में, सारे की सारे इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी पूछ ली। फिर भी क्या पता एक क्वेश्चन इस बार आ जाए 10 मार्क्स का। ऐसा नहीं होगा कि इस बार बजटरी कंट्रोल फिर से 40-50 नंबर का आ जाएगा, ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता। अगर इंस्टीट्यूट वाले पागल ही है पेपर बनाने वाले, तो वो अलग बात है। बाकी तो फिर भी इस चैप्टर को देख लेना। अब कुछ छोड़ना है SCMP में, तो मैंने बताया चैप्टर 1 के आप अदर टॉपिक छोड़ सकते हो, जो बिल्कुल फालतू हैं, कुछ काम के नहीं होते। दूसरा, आपसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, या मान लो आपने अभी तक किया नहीं है, तो अगर आपने क्लास वगैरह ले रखी है, तो मेरा वो बैच देख लेना आप, उसमें 15 घंटे में आपका पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो, क्योंकि ये सबसे टफ चैप्टर पड़ता है। क्वेश्चन तो गारंटी से आएगा इसमें 10 to 20 मार्क्स का। अब गारंटी नहीं दे सकते कि 40-50 का भी आ जाए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। बाकी 10 to 20 मार्क्स का ही आता है अभी तक, तो ऐसा इंस्टीट्यूट ने किया नहीं कि 40-50 का दिया हो इसको। तो 10 to 20 मार्क्स का तो गारंटी से आएगा, तो इसको छोड़ने की ज़रूरत अगर आपको लगती है कि आपसे नहीं हो पा रहा बिल्कुल ही, तो आप लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो, और आपके पास टाइम की कमी है। तो ये है SCMP की कैटेगरी भी, लगभग 35 मार्क्स के चैप्टर हैं ये 5 चैप्टर। तो स्टार्टिंग ये 6 चैप्टर जो मैंने बताई 90 मार्क्स के हैं, और ये बाद के 5 चैप्टर 35 मार्क्स के हैं। ये है SCMP का जो कैटेगरी A और B। कोई सी कैटेगरी इसमें है नहीं, बस चैप्टर 1 के जो फालतू टॉपिक हैं, इन 2 चीज़ों को छोड़ के वो सी कैटेगरी है। लास्ट टाइम का पेपर बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आया था। 40 नंबर का तो बजटरी कंट्रोल था और 20 नंबर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था। 60 नंबर का पेपर आया था। पर इस बार हो सकता है कि कोई दूसरा चैप्टर ये फोकस करे। बजटरी से तो गारंटी है कि नहीं आ पाएगा इतना बड़ा पेपर। बाकी कोई दूसरे चैप्टर, जैसे चैप्टर आपका 4 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, या चैप्टर 7 हो गया, इनमें से थोड़ा ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ये मैंने आपको इसका ABC बता दिया। अब अपन आते हैं केस स्टडी के प्रेजेंटेशन पे। ये भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार। पहला क्वेश्चन आता है केस स्टडी का, एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी आते हैं 10-10 मार्क्स के, वो केस सिनेरियो के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी आती है SCMP में, आपको पता है।
लगभग 120 का पेपर है तो 65 मार्क्स की आप मानो थियरी आती है 125 के पेपर में से, और 55 to 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी आता है। ऐसा मत सोचना प्रैक्टिकल आना बंद हो गया, ऐसा भी मत सोच लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और वही आपको पास करवाते हैं, क्योंकि थ्योरी तो आप याद करते नहीं हो, थ्योरी याद कर लो तो बात ही खत्म इसमें। तो प्रैक्टिकल भी आता है, थ्योरी भी आती है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आजकल एक फ़ायदा हो रहा है, क्वेश्चन एकदम टेक्निकल नहीं आते, मतलब जो क्वेश्चन बैंक में है उन्हीं को इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत घुमा के पूछ लेता है। लास्ट टाइम तो पूरा पेपर ही कॉपी पेस्ट आएगा क्वेश्चन बैंक से, मतलब नाम वगैरह चेंज कर दिए थे इंस्टीट्यूट ने, फिगर वगैरह चेंज करती थी, बाकी पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट था, कोई एडजस्टमेंट वगैरह भी नहीं थे। फिर भी अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है एडजस्टमेंट के साथ, तो वो इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता कि पूरा नया दे देता है। जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, मतलब जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, उन्हीं में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देता है या 1-2 पॉइंट अलग कर देता है, बस ये करता है। अब थियरी में जो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन आता है, हमेशा इस क्वेश्चन को कभी भी फर्स्ट पे मत करना। पहले आप उस पूरे पेपर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ढूंढना जो आपको अच्छे से आते हैं, और ऐसा 1-2-3 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो पहले वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, इससे क्या होगा, एग्जामिनर के मन में थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि हाँ ये इसने कुछ अच्छा कर रखा है। तो इसको क्या होगा, उससे ऐसा तो होगा नहीं कि आपने केस स्टडी बिल्कुल गलत कर दी तो वो आपको 20 मार्क्स दे देगा, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस हो जाते हैं ऐसे। आपने अगर पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से कर दिए, उसमें अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए और फिर उसमें केस स्टडी का क्वेश्चन देखा, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिलने के चांस हमेशा होते हैं। तो ये ज़रूर करना। तो इस तरह से करोगे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारी सर्टिफाइड कॉपी मैंने देख रखी है, ऐसे तो मेरे साथ भी हुआ है। जैसे ऑडिट में मैंने क्या है, ऐसे का एक क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स आया था, बाहर से आया था, जिसमें मेरे को ऐसे का नाम भी नहीं पता था, मतलब ऐसे का नाम भी उसमें कन्फ्यूजिंग था, तो मैंने गलत ही लिखा था, लेकिन मैंने लास्ट में किया था उसको। पहले सारे अच्छे से किए, लास्ट में उसको किया, तो उसमें भी 1 नंबर मेरे को फ्री का मिल गया था, 1 नंबर फ्री का इस चक्कर में मिल गया था। तो इस तरह से आपको भी फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा ठीक से प्रेजेंटेशन करो तो। अब केस स्टडी का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पहले कभी भी फर्स्ट पे इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं करना। आपको आता है कितना भी अच्छा, मतलब आपको पता है कि रटा हुआ क्वेश्चन है, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन सेम टू सेम आपके केस स्टडी मॉड्यूल में भी था, क्वेश्चन बैंक में भी था, सब जगह था वो, और मैंने मॉक टेस्ट में भी दिया था वो क्वेश्चन, तो फिर भी उसको पहले नहीं करना था आपको। पहले कभी भी मत करना, बाद में ही करना, चाहे कितना भी अच्छा आता हो। अब कैसे करना है, मान लो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में उसमें 3-4 पार्ट्स में पूछते हैं, वो बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस बताओ, ये वो। आप तो क्या करना, नोट्स सारे के सारे कॉपी पेस्ट कर देना। अगर वो मान लो उन्होंने ये 4 पूछी हैं, नोट्स में 5 चीज़ें थी, 5वीं चीज़ भी आप लिख देना। मतलब नोट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नोट्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना, 3 पेज के नोट्स है मान लो, पूरे के पूरे वहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। उन्होंने अगर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है तो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मान लो फर्स्ट पार्ट उन्होंने पूछा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बताओ, तो उसके बारे में लिख दिया। सेकंड पार्ट में बेनिफिट पूछा तो पूरा बेनिफिट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो नोट्स एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना। अगर आपने एक लाइन भी कम करी नोट्स की तो वहाँ आपका 1 नंबर कम होता जाएगा, वो नंबर आपके कम होते जाएंगे। तो कंसेप्ट आपको पूरे के पूरे नोट्स एग्जैक्ट कॉपी करने हैं। अब इसमें देखो केस स्टडी 20 मार्क्स की होती है ना, तो उसमें 12 to 13 मार्क्स उस नोट्स को लिखने के होते हैं, जो कंसेप्ट नोट्स है उसको कॉपी पेस्ट करने के होते हैं। चाहे तो आप स्टडी मेट से कॉपी पेस्ट करो, चाहे नोट्स से, सेम टू सेम लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं है। बस मेरे नोट्स में पूरे कीवर्ड्स कवर है, स्टडी मेट में आपको छांटना पड़ेगा कीवर्ड्स क्या हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। दूसरा फिर आपको करना है डिस्कशन में केस स्टडी का जो कंटेंट होता है बस उसको कुछ नहीं करना होता, कॉपी पेस्ट करना होता है। केस स्टडी आप देखोगे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, वो ऊपर थोड़ा सा बना देते हैं और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो कंटेंट जो भी है केस स्टडी का उन्होंने जो क्वेश्चन में लिख रखा है उसको कॉपी पेस्ट करके चेपना होता है। ये भी आपको 5 नंबर तक उसका वेटेज होता है। कभी कभी 2-4 लाइनें अपन को क्या करनी पड़ती है, उस कंटेंट को लिंक करना पड़ता है नोट्स के साथ। मतलब कंटेंट लिख दिया और साथ में वो नोट्स की लाइन भी लिख दी। कोई कंटेंट ऐसा है जो नोट्स की लाइन से मैच खाता है तो उसको साथ साथ नोट्स की लाइन भी लिख दी। तो इस चीज़ के भी 5 नंबर होते हैं वहाँ पे। और लास्ट में 1-2 नंबर होते हैं कंक्लूजन के। कंक्लूजन क्या होता है, जनरली कंक्लूजन यही होता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस कंपनी के लिए बेस्ट है, या बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इस कंपनी के लिए बेस्ट है, या ये जो परफॉर्मेंस प्लेस में ये कंपनी को इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए, कंपनी के लिए बेस्ट है। सब चीज़ें कंपनी के लिए बेस्ट है। ये है SCMP में। कुछ ऐसा नहीं कि कंपनी के लिए बेकार है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। अगर आप कंक्लूजन देखोगे बस इतना सा कंक्लूजन होता है 1-2 लाइन का, तो ये आपको देना होता है। इसके भी 1 से 2 नंबर होते हैं, चाहे पूछे ना पूछे आपको दे दो कंक्लूजन लास्ट में। ये कंक्लूजन जरूर दे देना। अगर आप देखोगे 80% क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने कंक्लूजन दे रखा है। अगर आप केस स्टडी के क्वेश्चन देखोगे, जो भी क्वेश्चन है, तो आप तो सभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आए केस स्टडी का उसमें दे दिया करो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब ये यहाँ पे आपको पैराग्राफ नहीं बनने, पॉइंट्स में आंसर देना है, खुला खुला लिखना है ताकि उसको सीधे कीवर्ड्स आपके दिख जाए। ये आपको जरूर करना है इसमें। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ भरते गए, पॉइंट्स में आंसर देना है और हर पॉइंट के बीच में 1-1 लाइन का गैप देना है। अब अपन आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको लाइन वगैरह या टेबल वगैरह बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन करना है। दूसरा, आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, जैसे रॉ मटेरियल को आपने RM लिख दिया, इसके अलावा आपने मान लो फिनिश गुड्स को FG लिख दिया, ये सब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ फिगर के मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ये RM FG इनके लिखने के मार्क्स नहीं होंगे। तो आपको शॉर्ट फॉर्म आप आराम से यूज़ कर सकते हो। पेपर काफ़ी लेंथी होता है तो शॉर्ट फॉर्म से कोई दिक्कत नहीं आएगी।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थियरी में शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत कर लेना। जो थियरी क्वेश्चन है केस स्टडी, उसमें अगर आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो थियरी में केस स्टडी में रॉ मटेरियल वर्ड आ रहा है तो आपको रॉ मटेरियल पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड आता है, जैसे मान लो डीटी वगैरह में आता है, सीएमपी में तो आता नहीं है, तो वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना पड़ता है थियरी में। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप पूरा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फिगर के मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, सब कैलकुलेशन जिसको अपन बोलते हैं सब कैलकुलेशन। जैसे रॉ मटेरियल निकालना आपको मान लो 3 × 2 करके 6, तो ये 3 × 2 दिखाओगे नहीं तो भी चलता है। एसटीएमपी में छोटी जो सब कैलकुलेशन होती है ना उनको नहीं दिखाओगे तो भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, इनके कोई मार्क्स नहीं होते। अगर इनके मार्क्स अलॉट होने लग गए ना तो फिर मार्क्स देने का बचेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। एसटीएमपी में आपको भी पता है 8 नंबर में या 10 नंबर में काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गया प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल का। वर्किंग नोट्स आपको बनानी है, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो। मान लो आपको जीआईटी में कुछ कैलकुलेशन करनी है, ईओक्यू निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो निकाल के दिखाना पड़ेगा। या मान लो कुछ भी आपको कैलकुलेशन करनी होती है तो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं सब कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, जो छोटी सी कैलकुलेशन होती है ना, छोटी छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है, वो आप नहीं दिखाओ तो चलेगा, लेकिन जो मेन कैलकुलेशन या वर्किंग नोट टाइप वाली कैलकुलेशन होती है वो तो आपको करके दिखानी पड़ती है। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, थ्योरी पूछते हैं। जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले तो कुछ कैलकुलेट करवा लिया। जैसे जीआईटी में पहले उन्होंने जीआईटी कैलकुलेट करवा लिया, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था, फिर वो थ्योरी पूछ लेते हैं। कभी कभी तो थ्योरी क्या करते हैं, वो 3-4 पॉइंट से पूछ लेते हैं। पूछते हैं कि बताओ जीआईटी के बेनिफिट बता दो, जीआईटी के की फैक्टर बता दो, सीधा लिख देते हैं और वो आपको लिखनी होती है। कभी कभी बोलते हैं डिस्कशन या सजेशन करो, डिस्कशन या सजेशन। तो डिस्कशन या सजेशन में देख लो कि क्या बेनिफिट था, करंट सिस्टम बेनिफिट था या फर्दर सिस्टम जो आप न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो वो बेनिफिट है, वो बता दो। किस में एडवांटेज है, फाइनेंशियली किस में एडवांटेज है, नॉन फाइनेंशियली किस में एडवांटेज है। एक तो ये डिस्कशन हो गया। फिर सजेशन देने के लिए ये तो आपको लिखना ही होता है। कभी कभी क्या होता है, इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। मान लो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का ए पार्ट आ गया कैलकुलेशन और 10 मार्क्स का बी पार्ट आ गया डिस्कशन सजेशन या एनालिसिस, डिस्कशन सजेशन एनालिसिस ऐसा। तो आप बोलोगे 10 नंबर में क्या लिखें, ये तो अपन दे देंगे कंक्लूजन कि ये बेनिफिट है या ये बेनिफिशियल है या ये फायदेमंद है या ये फायदेमंद है, ये तो अपन लिख देंगे। फिर साथ में आप क्या कर दो, जिस टॉपिक का क्वेश्चन है ना उसके बारे में थियरी लिख दो। जैसे जीआईटी का क्वेश्चन है तो जीआईटी के बारे में थोड़ी थियरी नोट्स वाली, जो नोट्स में आपने याद किए ना वो लिख दो। जितनी जितनी याद आती जाए आप तो सीधे लिखते जाओ, बस आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और ये मार्क्स तभी मिलेंगे आपको दूसरे पार्ट के इसमें जब आपका पहला पार्ट ठीक होगा। अगर आपने पहला पार्ट गलत कर दिया तो ये मान लेना दूसरा पार्ट में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चाहे आपने ठीक लिखा है फिर भी मार्क्स नहीं देगा इंस्टीट्यूट, एग्जामिनर देखेगा ही नहीं। तो पहला पार्ट अगर आपने ठीक किया है उसी के बेस पे आपको दूसरे पार्ट में मार्क्स मिलेंगे। पहले पार्ट में मान लो आपको 10 में से 5 मिले तो दूसरे पार्ट में ध्यान रखना कि 10 में से 5 से ज़्यादा तो मिलेंगे ही नहीं। थियरी वाले सजेशन वाले पार्ट में 5 तो मैक्सिमम मिलेंगे, 5 से कम ही मिलेंगे। हाँ, अगर आपने पहले पार्ट में मान लो 10 आउट ऑफ 10 ले लिए तो दूसरे पार्ट में आपको आराम से 8-9 मार्क्स तक भी मिल सकते हैं, जो मैंने बताया वो अगर आप लिख दोगे तो। और हो सकता है पूरे के पूरे 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं। और एसटीएमपी में ऐसा भी नहीं होता कि आपके पूरे के पूरे 100 मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं होता। लास्ट अटेम्प्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स थे, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स मेरे स्टूडेंट के थे 80 मार्क्स बस, इससे ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आते। इतने ही मार्क्स आते हैं, जबकि पेपर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट था। कॉपी पेस्ट में भी 80 मार्क्स इतने ही आ पाते हैं। क्यों आ पाते हैं वो आपको भी पता है, थियरी याद नहीं हो पाती। चाहे 150-160 पेज की है वो भी अपन याद ठीक से नहीं कर पाते, दिक्कत आ जाती है। क्योंकि इसमें आपको सेम ऑडिट की तरह होता है हाल, लिखना होता है सेम टू सेम कीवर्ड्स। अगर आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चलाते हो तो मार्क्स नहीं मिलते। तो ये मत सोचना कि एक आध नंबर कटेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आध नंबर कटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो किसी के 100 मार्क्स आज तक आए ना कभी आएंगे। हाँ, एक बार आए थे 94 मार्क्स मेरे एक स्टूडेंट के। वो पेपर क्या था, थोड़ा टफ था तो उसमें थोड़ा लीनियंट चेकिंग हो गई थी, इस कारण भी आए थे उसमें। और बोनस भी मिला था उसमें काफ़ी अच्छा। इस बार तो इंस्टीट्यूट ने कोई बोनस वगैरह भी नहीं दिया। 1-2 सब्जेक्ट में शायद 1-2 नंबर का बोनस दिया, बाकी बोनस दिया भी नहीं। ये हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अभी भी आपको कोई डाउट है तो अभी अपन डिस्कशन कर लेंगे। एक बार मैं आपको डीटी का एबीसी एनालिसिस भी बता देता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बता देता हूँ और फिर अपन देख लेंगे। आपका जो भी डाउट हो आप पूछ लेना मुझसे। सजेस्टेड आंसर आ चुका है पर कुछ काम का नहीं है, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। एससीएमपी में तो गारंटी है एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होगा। सजेस्टेड जो नवंबर 22 का क्वेश्चन है ना, एक भी रिपीट नहीं होगा। वैसे सारे क्वेश्चन बैंक के थे, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। जब पेपर आया था उसी दिन मैंने आपको क्वेश्चन वाइज बता दिया था कि ये क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा, ये आप यहाँ मिल जाएगा। फिर भी आपको सजेस्टेड देखना है तो देख लो। अब अपन आते हैं डीटी के एबीसी एनालिसिस पे। कुछ लोग पूछ रहे हैं आरटीपी क्या करनी है एससीएमपी में, आरटीपी वगैरह कुछ करनी है क्या। देखो आपको एससीएमपी में मैं एक बार बता दूँ, एससीएमपी में
नो एमटीपी, कोई भी एमटीपी नहीं करनी। एमटीपी में एक भी नया क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में है। एक दो क्वेश्चन आपको नए लगेंगे लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें, खाली नाम चेंज किया। आप नाम चेंज करके नया मानते नहीं हो। नाम चेंज वाले को अगर आप नया मानते हो वो अलग बात है, बाकी नया नहीं होता वो, क्योंकि नाम चेंज कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, नो पास्ट पेपर, कोई पास्ट पेपर आपको नहीं करना, कुछ भी रिपीट नहीं होगा इसमें। लास्ट अटेम्प्ट में पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से था, सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे आपको। मैंने बता भी रखा है, वीडियो अगर देखना चाहो तो वो देख लेना। बस नाम चेंज है, नाम चेंज को आप नया नहीं मानते तो ये कुछ करना नहीं है। कभी आप सोचो कि क्वेश्चन बैंक तो लास्ट अटेम्प्ट वाला ही है, सेम ही है, तो ये करेंगे, कुछ नहीं करना है ये। अब बचा आरटीपी। आरटीपी में मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। 2-3 आरटीपी के मैं बताऊंगा, बहुत कम क्वेश्चन है, लगभग 6-7 क्वेश्चन है जो आपको देखने हैं बस। इस बार वाली आरटीपी में एक क्वेश्चन है जो नया है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो सेम नाम से मिल जाएंगे या थोड़ा बहुत नाम चेंज करके मिल जाएंगे, बाकी सारे के सारे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो न्यू है बस, और बाकी पूरा कॉपी पेस्ट है। तो वो मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको आरटीपी से करना है। बाकी एमटीपी पास्ट पेपर कुछ भी नहीं देखना आपको, स्टडीमेट कुछ नहीं देखना। स्टडीमेट के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है। डाइजेस्ट वो भी मैं लिख देता हूँ, डाइजेस्ट भी नहीं करना। जो नया डाइजेस्ट आया था मान लो, वो कुछ भी नहीं करना, सब के सब ऑलरेडी अवेलेबल क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। अब देख लेते हैं अपन